Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. In this video lecture, we will talk about hepatitis. Dear students, hepatitis basically two words से मिलकर बना है. First one is hepat. Hepat is for liver and the second one is itis. Itis is for inflammation. अब inflammation क्या है? Inflammation का मतलब है किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाना, कोई जख्म हो जाना, किसी बॉडी के ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए, तो उसको इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं. तो हम ये कहेंगे कि लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाना हेपेटाइटिस कहलाता है. तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर. व्हाट इज हेपेटाइटिस? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर. लीवर के अंदर इन्फेक्शन होना, लीवर में इन्फेक्शन होना, प्रॉब्लम होना, सूज जाना, कुछ इसमें प्रॉब्लम होना, वो हेपेटाइटिस कहलाता है. अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस की कॉज क्या होती हैं? सबसे पहली है जी वायरल इन्फेक्शन. वायरस की कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो जाती है, लीवर पे इन्फेक्शन हो जाती है वायरस की वजह से, तो वो रीजन बनती है हेपेटाइटिस की. इसके अलावा टॉक्सिक एजेंट्स, कोई डिफरेंट तरह के कोई केमिकल्स अगर हमारी फूड के जरिए बॉडी में चले जाते हैं, वो लीवर पे इफेक्ट करते हैं, तो वो भी एक कॉज है हेपेटाइटिस की. इसके अलावा ड्रग्स हैं. ड्रग्स भी डिफरेंट तरह की जो ड्रग्स हैं वो भी लीवर के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं. तो ये मेन कॉजेज हैं हेपेटाइटिस की. हेपेटाइटिस की कॉजेज क्या है? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, या डिफरेंट तरह की जो ड्रग्स हैं ये अगर लीवर के ऊपर इन्फेक्ट करती हैं तो इससे हेपेटाइटिस की डिजीज हो सकती है. अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस की सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं? तो सबसे पहली है जॉइंटिस. जॉइंटिस कहते हैं यरकान हो जाना. ठीक है, जॉइंटिस यरकान होना, जैसे जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन सारी पीली हो जाती है, वो जॉइंटिस है. ये सबसे पहली सिम्टम है, ये पहली अलामत है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बंदे को हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन हो सकती है या हो चुकी है. तो जॉइंटिस यरकान हो जाना. एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, पेट में दर्द रहना ज्यादा देर तक, ये भी हेपेटाइटिस की रीजन हो सकती है. इसके अलावा लिवर इनलार्जमेंट, जिगर का इनलार्ज हो जाना, जिगर का बढ़ जाना, जैसे हमने बात की थी इन्फ्लेमेशन में फूल जाना, सूज जाना, बढ़ जाना, तो लिवर अगर इनलार्ज हो जाए, बढ़ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये भी क्या है? हेपेटाइटिस की एक सिम्टम है. इसके अलावा फटीग. फटीग का मतलब वैसे हम इसको कहते थे जिस्म में दर्द रहना, जिस्म के अंदर दर्द रहना ज्यादा देर तक फटीग कहलाता है. थकावट हो जाना, जिस्म में दर्द रहना ज्यादा, वो फटीग कहलाता है. देन एंड समटाइम्स, और कभी कभार फीवर, बुखार भी हो जाता है. इसकी वजह से बुखार भी रहता है पेशेंट को और उसमें जिस्म में दर्द भी रहता है. तो ये इसकी सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स क्या है? जॉइंटिस हो सकता है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, लिवर इनलार्जमेंट है, फटीग है एंड समटाइम्स फीवर है. तो ये इसकी सिम्टम्स कहलाएंगी. बेटा इसकी मे बी हो सकता है कि ये जो हेपेटाइटिस है ये या तो माइल्ड हो, माइल्ड मींस बहुत शॉर्ट सा, सिंपल सा, या थोड़े टाइम के लिए हो जो बाद में ठीक हो जाता है, या फिर एक्यूट हो. एक्यूट का मतलब होता है खतरनाक हो, और एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हो जाए इट कैन लीड टू लीवर कैंसर, तो इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है. तो हम कहते हैं ये हेपेटाइटिस या तो माइल्ड हो सकता है या एक्यूट हो सकता है. अगर माइल्ड हेपेटाइटिस हो तो वो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूट हो जाए खुदा ना खास्ता तो इट कैन लीड टू लीवर कैंसर, ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है, लीवर का कैंसर भी हो सकता है. तो ये तो हो गया. अब देखते हैं हेपेटाइटिस की टाइप्स. हमारे सिलेबस में 4-5 डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहली टाइप हेपेटाइटिस ए है. हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए को फॉर्मरली कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. लें जी, क्योंकि ये पहली सबसे टाइप हेपेटाइटिस की, जब सबसे पहले इसको स्टडी किया गया तो पहले इसको क्या कहा जाता था? फॉर्मरली, प्राइमरली इसको कहा जाता था कि ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, यानी कि इन्फेक्शन वाली हेपेटाइटिस है, डिजीज कॉज करने वाली, इन्फेक्शन वाली हेपेटाइटिस, इसलिए कहा जाता था इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. लेकिन इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है. वो वायरस, चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, तो इसका जो एजेंट है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस. इसके अलावा आप जानते हैं कि जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है. तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसका जो वायरस है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा होता है? आरएनए होता है. RNA is the nucleic acid, RNA is the genetic material of hepatitis A virus. और ये जो वायरस होता है ये नॉन इन्वेलप्ड होता है. What is non enveloped or the enveloped? Envelop का मतलब होता है
कि कोई वायरस जिस सेल में जाता है, अगर जब सेल से बाहर निकले तो वो सेल की मेम्ब्रेन को कवर करके बाहर आ जाए तो उसको कहते हैं इनवेलप्ड वायरस। कि एक वायरस किसी सेल में दाखिल हो और जब सेल से बाहर निकले, उसको ब्रश करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके बाहर निकले, अगर वो सेल की मेम्ब्रेन को कवर करके बाहर आ जाता तो उसको कहते हैं इनवेलप्ड वायरस। और अगर मेम्ब्रेन को कवर नहीं करता, मेम्ब्रेन को ब्रश करके अंदर से डायरेक्टली बाहर आता है, तो उसको आप कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड। तो हेपेटाइटिस ए क्या है? ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है, नॉन इन्वेलप्ड। ये इन्वेलप को सेल की मेम्ब्रेन को साथ लेके नहीं आता, इसलिए इसको कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस। देन बात करेंगे जो ट्रांसमिशन की, कि ये हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो इसकी रीजन ये है बाय द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कि एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से मुराद यह है कि एक पहले से मुतासिर शख्स जिसको पहले से हेपेटाइटिस ए है, अगर उसको डिजीज है, एक इन्फेक्टेड बंदा है जिसमें पहले से हेपेटाइटिस ए है, उसके जो फीसिस हैं, उसके जो फालतू मादे हैं, अगर उनके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह, कोई मक्खियां वगैरह, कोई और इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह बैठते हैं उसके फीसिस पे, और वो वहां से मूव करके हमारी फूड पे आ जाते हैं और फूड के जरिए हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये ट्रांसमिशन है कि ये इंसेक्ट्स के जरिए, मक्खी के जरिए, कीड़ों के जरिए, ये इन्फेक्टेड बंदे के फीसिस से, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके फालतू मादों से, उसके फीसिस से हमारी फूड में आ जाएं तो वहां से हम दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। इसके अलावा इफेक्ट किस तरह के होते हैं? हेपेटाइटिस ए जो है ये किस तरह से इफेक्ट करती है? तो सबसे पहले ये माइल्ड इफेक्ट हो सकता है, यानी कि सिंपल सा शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, और लेस व्यूरुलेंट डिजीज होती है, ये कम खतरनाक है। हेपेटाइटिस ए की जो डिजीज है ये माइल्ड है, शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए इफेक्ट करती है, थोड़े दिनों के लिए, और कम खतरनाक है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक ये डिजीज नहीं रही। और इसके लेस व्यूरुलेंट डिजीज होने की रीजन में एक बड़ी रीजन ये भी है क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और हम जानते हैं कि जिस वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज की वैक्सीन अवेलेबल हो, उस डिजीज से आसानी से जो है वो बचा जा सकता है। तो इसकी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी सेकंड टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, सीरम हेपेटाइटिस। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सीरम? तो सीरम के लिए मैं यहां पे आपको बताता हूं, जरा देखिएगा कि बेसिकली हमारा जो ब्लड है बच्चों, जो ह्यूमन में ब्लड है, इस ब्लड के अंदर दो चीजें हैं। एक होता है जी ब्लड सेल्स, एक होते हैं ब्लड सेल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है जी, हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा है। और ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं जी कोगुलेटिंग प्रोटीन्स, कोगुलेटिंग प्रोटीन्स, और दूसरा इसके अंदर होता है सीरम। क्या होता है? सीरम। यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में से कोगुलेटिंग प्रोटीन्स को अलहदा कर दें तो बाकी जो फ्लूइड बचता, बाकी जो लिक्विड बचता, उसको क्या नाम देते हैं? सीरम। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी दिया जाता है। और ये सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस भी कहलाती है, और ये सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है। अब ये कॉज इसके क्या कॉजेज हैं? सबसे पहले तो यह है कि एक वायरस जो है वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसका आप देख लें, यहां पे वायरस जो था वो आरएनए था वायरस, और यहां पे डीएनए वायरस है, और इन्वेलप्ड वायरस है। इन्वेलप्ड दोबारा बताता हूं कि जब ये वायरस किसी सेल के अंदर जाता है तो सेल की मेम्ब्रेन को अपने कवर करके तौर पे लेके साथ आ जाता है, उसकी मेम्ब्रेन को, अपनी मेम्ब्रेन अपने सराउंडिंग में कवर के तौर पे लेके आ जाता है, उसको इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप लिफाफे को कहते हैं कि किसी चीज को किसी लिफाफे में डाल दें, उसका कवर जो बन जाता है वो इन्वेलप कहलाता है। तो यहां पे ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका डीएनए होता है इसके अंदर, और ये इन्वेलप्ड वायरस है। इसके अलावा ये जो वायरस है, इट इज वेरी कॉमन, ये बड़ा कॉमन है एशिया के अंदर, चाइना में, फिलीपाइंस में, अफ्रीका में, और मिडिल ईस्ट के अंदर। इन कंट्रीज में, इन इलाकों में यह हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होता है एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। खासतौर पर यह बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसफर होता है। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या है? एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है, सलाइवा, सलाइवा अगर दूसरे पर्सन में जाता वहां से सीरम, सीरम पहले मैंने बता दिया यहां पे कि जो आपका ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा के अंदर से कोगुलेटिंग प्रोटीन्स को अलहदा कर दे तो बाकी सीरम बचता है। वो सीरम अगर ट्रांसफर होता है किसी बंदे को तो उससे ये ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिशन हो सकती है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ,
पैदाइश में अगर मां में खुदा ना खासा ये डिजीज है हेपेटाइटिस की, तो बर्थ के दौरान जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी ये हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर हो सकता है, इसके वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा जी अनसेफ सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी रीजन बनते हैं हेपेटाइटिस बी की। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी की सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है जिससे हमें पता चले कि हेपेटाइटिस बी है। तो फटीग, जैसे जिस्म में थकावट बहुत ज्यादा हो जाना, जॉइंटस यरकान होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं भूख, ठीक है, भूख का कम हो जाना, ये भी रीजन बनता है हेपेटाइटिस बी की सिम्टम है, अलामात है कि जिस बंदे को खुदा न खासा ये होता है उसको भूख बहुत कम लगेगी, तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट आ जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सिलेबस में लिखी है इम्यूनाइजेशन। मेरे बच्चों, जो इम्यूनाइजेशन है, एक इन्फेक्टेड बंदा जिसको हेपेटाइटिस बी होती है, डिजीज होती है, अगर वो उस डिजीज से बच जाता है, रिकवर हो जाता है, बच जाता है, तो नेक्स्ट टाइम उसमें हेपेटाइटिस बी की इंफेक्शन के चांसेस कम होते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, वो इम्यूनाइज हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस जाएगा तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा बंदे को। इसलिए कहा जाता है कि एक दफा हेपेटाइटिस बी से रिकवर होने वाला बंदा जो होता है उसमें इम्यूनाइजेशन होती है, उसके अंदर इम्यूनिटी होती है हेपेटाइटिस बी की। तो यही बात लिखी है हमारे सिलेबस में कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है कैन रिकवर, वो रिकवर कर जाता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे, एंड बिकम इम्यून टू इट, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो उससे इम्यून हो जाता है, उसमें कुव्वत मदाफत आ चुकी होती है, नेक्स्ट टाइम कभी भी उसको हेपेटाइटिस बी की डिजीज नहीं होगी। और लास्ट बात यह है कि इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल। तो हेपेटाइटिस बी की भी जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है वो इसकी अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हेपेटाइटिस को डिस्कस किया, ए और बी को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी को और जो नेक्स्ट हेपेटाइटिस का टॉपिक है उनको स्टडी करेंगे।